नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि स्टैंडर्ड्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन तक, सेकंड से थर्ड जनरेशन तक, थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन तक, और फोर्थ जनरेशन हाल फिलहाल में जो 5G के हम संदर्भ में जो बातें सुन रहे हैं उस संदर्भ में। और आगे जाके हमने ये भी देखा कि आगे जाके 2030 तक 6G स्टैंडर्ड्स के भी कुछ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हर एक स्टैंडर्ड हर एक जो जनरेशन का जो स्टैंडर्ड है वो पिछले जनरेशन के स्टैंडर्ड से कुछ भिन्न है। और हमने ये भी पढ़ा कि 6G स्टैंडर्ड्स में क्या क्या एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज आ सकती है। मैसिव माइमो एक उनमें से एक टेक्नोलॉजी का नाम है। और इस कोर्स के माध्यम से और इस लेक्चर के माध्यम से मैं मैसिव माइमो के संदर्भ में या मल्टी यूजर माइमो के संदर्भ में या जनरल माइमो के संदर्भ में और अत्यधिक जानकारी प्रदान करने का प्रयत्न करूंगा। तो चलिए देखते हैं एक माइमो सिस्टम किस तरह से काम करता है और एक माइमो सिस्टम के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले कुछ समय हम पहले समझेंगे एक माइमो सिस्टम क्या होता है और ये एक साइसो सिस्टम जो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम से किस तरह से भिन्न है। तो जैसे मैंने बताया कि एक मल्टीपल एंटीना, आजकल आप देखते होंगे आपके जो वाईफाई राउटर में उसमें भी 4 या 8 एंटीना होते हैं। अगर आप बेस स्टेशन को गौर से देखोगे बेस स्टेशन में भी आजकल लार्ज नंबर ऑफ एंटीनाज होते हैं। आपके मोबाइल फोन के अंदर भी मिनिमम आजकल 2 एंटीना आने लग गए हैं। तो ये एंटीनास का प्रयोग किस तरह से होता है और इसे हम किस लिए मल्टीपल एंटीना सिस्टम या मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम के संदर्भ में जानते हैं। तो बेनिफिट्स क्या है मल्टीपल एंटीनास के, हम उसके बारे में पहले पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि मल्टीपल एंटीनास को हम किस तरह से एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के परफॉर्मेंस में वृद्धि लाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल एंटीनास एट अ ट्रांसमीटर और रिसीवर कैन बी यूटिलाइज इन डिफरेंट वेज टू अचीव डिफरेंट एम्स। तो बहुत लोगों को यह लगता है कि हमने मल्टीपल एंटीना अगर इंस्टॉल कर दिया ट्रांसमीटर में या बेस स्टेशन में या एक्सेस पॉइंट में तो हम इसमें परफॉर्मेंस वृद्धि ला सकते हैं। लेकिन किस तरह से ला सकते हैं इसके बारे में बहुत कम लोग को पता है कि मल्टीपल एंटीना का प्रयोग आप किस तरह से एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के संदर्भ में परफॉर्मेंस वृद्धि में, खासकर रेट के वृद्धि में या तो एरर परफॉर्मेंस की वृद्धि में या तो नंबर ऑफ यूजर सपोर्ट मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर सपोर्ट की वृद्धि में किस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मल्टीपल एंटीनास एट अ ट्रांसमीटर और द रिसीवर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल डाइवर्सिटी। तो हमने डाइवर्सिटी के बारे में पहले भी एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन या तो फिर फंडामेंटल टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है। डाइवर्सिटी से मेरा संदर्भ यह है कि जब एक से अत्यधिक पाथ अवेलेबल हो ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में तो आप बेसिकली अगर एक पाथ भी फेडेड है, एक पाथ में भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कम्युनिकेशन दूसरे पाथ से कर सकते हो। तो बहुत साधारण सा एग्जांपल है कि आप कहीं अपने घर से ऑफिस जाते हो या अपने घर से बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूल जाते हो, तो अगर एक रास्ते में कंजेशन दिख रहा होगा आपको तो आप दूसरा रास्ता का उपयोग करते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट हम डाइवर्सिटी में भी उपयोग करते हैं। बेसिकली अगर ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में एक मल्टीपल पाथ्स है तो अगर एक पाथ भी ब्लॉक हुआ होगा तो हम दूसरे पाथ का प्रयोग करके इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग डाइवर्सिटी के लिए होता है क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल एंटीनास है ट्रांसमीटर में या रिसीवर पे या दोनों में तो आप इसका उपयोग डाइवर्सिटी गेन्स के माध्यम से भी कर सकते हैं अगेंस्ट फेडिंग, जैसे मैंने बताया on the radio channel. In this case, the channel experienced by a different antennas should have low mutual correlation. ये काफी इंपॉर्टेंट वक्तव्य है क्योंकि म्यूचुअल अगर दोनों एंटीना, जैसे मैं सेम एग्जांपल में वापस देने का प्रयत्न करता हूं। अगर आप समझिए घर से ऑफिस जा रहे हो या तो घर से स्कूल या तो कॉलेज जा रहे हो, अगर दोनों पाथ में कंजेशन है तो बेसिकली आपको टाइम उतना ही लगना है। इसमें हम कहते हैं कि दोनों पाथ को रिलेटेड है, यानी अगर एक पाथ में प्रॉब्लम है तो दूसरे पाथ में भी प्रॉब्लम होगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आप इंफॉर्मेशन फर्स्ट पाथ में भेजोगे या सेकंड पाथ में भेजोगे, दोनों पाथ को रिलेटेड है। इसलिए अगर मैक्सिमम डाइवर्सिटी गेन अगर आपको चाहिए तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि दोनों पाथ अनकोरिलेटेड है या दोनों पाथ इंडिपेंडेंट है। यानी इससे मेरा तात्पर्य यह है कि अगर एक पाथ में कुछ फेडिंग हो रही है तो दूसरा पाथ फिर भी दूसरे पाथ में फेडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सिमिलरली अगर दूसरे पाथ में फेडिंग हो रही है तो पहले पाथ में फेडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये दोनों पाथ म्यूचुअली अनकोरिलेटेड होने चाहिए या इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी गेन मिल सकता है। इसमें एक चीज और बताने का प्रयत्न करूंगा मैं कि जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंट पाथ्स आपके बढ़ेंगे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, उतना आपका डाइवर्सिटी गेन भी बढ़ेगा। इसके संदर्भ में हम आगे जाके और जानकारी प्राप्त करेंगे, पर हाल फिलहाल के लिए आपको समझना यह आवश्यक है
कि जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में बढ़ेंगे उतने ही आपकी डाइवर्सिटी गेन और बढ़ेगी। सफिशिएंटली लार्ज इंटर एंटीना डिस्टेंस, ताकि आप अगर इंटर एंटीना डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपकी म्यूचुअल कोरिलेशन कम होगी, तो आपको इंडिपेंडेंट पाथ्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसे हम स्पेशल डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। स्पेशल डाइवर्सिटी से तात्पर्य है कि आपका नंबर ऑफ एंटीनास रिसीवर पे या ट्रांसमीटर में ज्यादा है, एक से ज्यादा है, इसकी वजह से आपको डाइवर्सिटी गेन मिल रही है, और जो एंटीनास के बीच में जो म्यूचुअल कोरिलेशन है वो काफी कम है, ताकि आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी गेन मिल सके। इसके अलावा एक और डाइवर्सिटी टेक्निक है पोलराइजेशन डाइवर्सिटी। बस इसका मेजर प्रॉब्लम और मेजर ड्रॉबैक ये है कि पोलराइजेशन डाइवर्सिटी मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑर्डर आपको 2 मिल सकती है। या तो आप वर्टिकली पोलराइज कर सकते हो सिग्नल को, या तो हॉरिजॉन्टली पोलराइज कर सकते हो। सिमिलरली रिसीवर पे आप वर्टिकल पोलराइज और पोलराइज की वजह से आपको 2 डिफरेंट सिग्नल्स प्रदान हो सकते हैं, और दोनों बेसिकली अनकोरिलेटेड होंगे, और आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑर्डर 2 ही मिल सकता है पोलराइजेशन डाइवर्सिटी के केस में। इसमें आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑर्डर 2 मिल सकता है। पोलराइजेशन डाइवर्सिटी, बट आपको स्पेशल डाइवर्सिटी में 2 से अत्यधिक भी डाइवर्सिटी ऑर्डर मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने आपके एंटीनास है और एंटीना के बीच में कितना म्यूचुअल कोरिलेशन है। और उसके अलावा हम एक चीज और भी कर सकते हैं, हमने देखा मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग आप स्पेशल डाइवर्सिटी या पोलराइजेशन डाइवर्सिटी में कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक ये भी बीम फॉर्मिंग के लिए संदर्भ में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम जैसे बेसिकली एक फोकस ट्रांसमिशन एक यूजर की तरफ करना चाहते हैं, तो हम उसका मल्टीपल एंटीनास के द्वारा उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि आप एक फोकस ट्रांसमिशन एक यूजर की तरफ कर सके। तो इसका एक बेसिकली बीम फॉर्मिंग हम जिसे कहते हैं बीम फॉर्मिंग गेन, इसके बारे में, और इसे हम एरे गेन के नाम से भी जानते हैं, आगे जाकर और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम बीम फॉर्मिंग से मेरा तात्पर्य ये है कि आप एक फोकस ट्रांसमिशन एक यूजर की तरफ कर सकते हो, ताकि आपकी पूरी की पूरी एनर्जी एक यूजर पे कॉन्सेंट्रेट हो सके, और इसकी वजह से आपको बीम फॉर्मिंग गेन मिलता है। और इसी का उपयोग जनरली मैसिव माइमो में भी किया जाता है। जैसे आपके लार्ज नंबर ऑफ एंटीनास बढ़ते हैं तो आपकी बीम फॉर्मिंग गेन में भी काफी वृद्धि होती है। और यही कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस या रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सर्फेसेस में भी होता है, या मेटा सर्फेस जिसे हम कहते हैं उसमें भी होता है, जहां पर आप एक रिसीवर के फेस शिफ्ट और एम्पलीट्यूड का जानकारी प्राप्त करके आप एक बीम फॉर्मिंग कर सकते हैं यूजर की तरफ, ताकि उसे मैक्सिमम चैनल गेन प्रदान हो। तो मल्टीपल एंटीना ट्रांसमीटर कैन बी यूज्ड टू शेप द ओवरऑल एंटीना बीम, ट्रांसमिट बीम एंड रिसीव बीम रिस्पेक्टिवली इन अ सर्टेन वे in order to maximize the overall antenna gain in a direction of the target ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो जैसे मैंने बताया, आप एक डायरेक्शन के माध्यम से पूरी बीम को फोकस कर सकते हो एक रिसीवर पे, इसकी वजह से आपको मैक्सिमम गेन प्रदान हो सके। सच बीम फॉर्मिंग कैन बी बेस्ड ऑन आइदर हाई और लो फीडिंग कोरिलेशन बिटवीन द एंटीनास। और बीम फॉर्मिंग का एक मेजर बेनिफिट क्या होता है, ये अगर आपका फीडिंग कोरिलेशन ज्यादा भी हो या कम भी हो, तभी भी आप बीम फॉर्मिंग कर सकते हो और आपको मैक्सिमम गेन प्रदान हो सकता है। उसके अलावा एक जो मेन अभी तो जो हमने पढ़ा, पहला हमने पढ़ा कि डाइवर्सिटी के उपयोग के लिए आप इसे कर सकते हैं मल्टीपल एंटीना को। दूसरा हमने पढ़ा बीम फॉर्मिंग। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो मेजर बेनिफिट है मल्टीपल एंटीना, जिसे हम स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग से मेरा संदर्भ यह है कि जब आप एक से ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट करने का प्रयत्न करते हो स्पेशल डोमेन में, जिसे हम बहुत लोग स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस भी कहते हैं, SDMA, और बहुत लोग इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है मल्टी यूजर माइमो। मल्टी यूजर माइमो, जहां पर आप बेस स्टेशन एक से ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट करता है, या एक्सेस पॉइंट एक से ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट करता है मल्टीपल एंटीनास के द्वारा। यानी एक समय पे, एक टाइम पे, एक फ्रीक्वेंसी पे आप मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर रहे हो मल्टीपल एंटीना का उपयोग करके। इसलिए हमसे स्पेशल डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, या हम इसे स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग, या इसे हम मल्टी यूजर माइमो भी कहते हैं। तो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग भिन्न तरीके से भी हो सकता है। या तो आप एक ही यूजर को, सिंगल यूजर को मल्टीपल डेटा स्ट्रीम प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि आपकी डेटा स्ट्रीम में काफी वृद्धि आ सके। या तो आप मल्टीपल यूजर्स को भी सपोर्ट कर सकते हो सेम एक्सेस पॉइंट के द्वारा या सेम बेस स्टेशन के द्वारा। तो ये बेसिक स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, जिसका उपयोग करके आप कैपेसिटी में लीनियरली गेन प्राप्त कर सकते हो। आप कैपेसिटी जो होती है उसमें आप लीनियर गेन प्राप्त कर सकते हो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के उपयोग के द्वारा।
The simultaneous capability of multiple antennas as a transmitter and receiver can be used to create what can be seen as a multiple parallel communication channel. जैसे मैंने बताया कि एक ट्रांसमीटर मल्टीपल स्ट्रीम्स को सपोर्ट कर सकता है, तो एक ट्रांसमीटर के द्वारा आप एक ही यूजर में मल्टीपल स्ट्रीम प्रोवाइड कर सकते हो ताकि उसकी डेटा रेट में लीनियरली इंक्रीज हो जाए, या तो एक ही बेस स्टेशन मल्टीपल यूजर्स को भी सपोर्ट कर सकता है। और इससे हम कहते हैं जो स्पेशल डोमेन में आप मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हो, या तो डेटा स्ट्रीम बढ़ा के या तो यूजर्स बढ़ा के, इसे हम स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। दिस प्रोवाइड पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, क्योंकि हम सेम बैंडविड्थ सेम टाइम और फ्रीक्वेंसी में मल्टीपल यूजर्स को स्पेशल डोमेन में सपोर्ट कर रहे हैं। ये काफी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इफेक्टिव टेक्निक है विदाउट अ करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन पावर एफिशिएंसी, और इन अदर वर्ड्स द पॉसिबिलिटी फॉर वेरी हाई डेटा रेट्स विद इन अ लिमिटेड बैंडविड्थ विदाउट अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज डिग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ कवरेज। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है मल्टीपल एंटीनास का, स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग का, जिसके द्वारा आप एक बेस स्टेशन या एक एक्सेस पॉइंट मल्टीपल यूजर्स को या सेम यूजर में मल्टीपल स्ट्रीम्स को सपोर्ट कर सकता है। तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे आगे जाके इसके बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आप कैपेसिटी में लीनियर गेन आप प्रदान कर सकते हो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम का, जिसके द्वारा आप मल्टीप्लेक्सिंग गेन प्रदान कर सकते हो। लेकिन इसमें एक कैच है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कैच ये है कि मल्टीप्लेक्सिंग गेन और डाइवर्सिटी गेन में एक ट्रेड ऑफ होता है। या तो आप मल्टीपल एंटीनास के द्वारा डाइवर्सिटी गेन प्रदान कर सकते हो, या तो आप मल्टीप्लेक्सिंग गेन प्राप्त कर सकते हो, फुल मल्टीप्लेक्सिंग गेन। लेकिन दोनों एक समय जब आप प्राप्त करने का प्रयत्न करते हो तो इसमें ट्रेड ऑफ आता है, और इसमें काफी बुक्स, काफी मटेरियल्स, काफी पेपर्स भी निकले हैं जिसमें उन्होंने ट्रेड ऑफ के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करवाई है। तो जैसे मैंने बताया, पहला गेन आपको मिलेगा डाइवर्सिटी गेन, सेकंड आपको मिलेगा बीम फॉर्मिंग गेन, और थर्ड मिलेगा स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन। स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ये कैपेसिटी में लीनियर इंक्रीज लाता है। तो आप या तो मल्टीपल यूजर सपोर्ट कर सकते हो, या एक ही यूजर के अंदर मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स आप सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया, डाइवर्सिटी और स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग में ट्रेड ऑफ है। या तो मल्टीपल एंटीनास का उपयोग आप तो फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर के लिए कर सकते हो, या फुल मल्टीप्लेक्सिंग गेन के लिए कर सकते हो, या तो फिर एक ट्रेड ऑफ कर सकते हो। कुछ एंटीना में आप डाइवर्सिटी गेन के लिए रिजर्व कर सकते हो, कुछ एंटीना और स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग गेन के लिए रिजर्व कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक ट्रेड ऑफ आ जाता है जब आप दोनों प्राप्त करने का प्रयत्न करते हो, डाइवर्सिटी भी और स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग भी। और बीम फॉर्मिंग, जैसे मैं बताया, बीम फॉर्मिंग को बहुत लोग एरे गेन के नाम से भी जानते हैं, और इसमें बेसिकली अगर आपका एंटीना में कोरिलेशन भी रहेगा तभी भी आप काफी हद तक बीम फॉर्मिंग गेन प्राप्त कर सकते हो। डाइवर्सिटी के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण बात जानना आवश्यक है। डाइवर्सिटी गेन आपको तभी मिलेगा जब जो पाथ से वो इंडिपेंडेंट है, या एंटीना के बीच में जो म्यूचुअल कोरिलेशन है वो काफी कम है, तभी आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी गेन प्राप्त हो सकता है। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे माइमो सिस्टम हम देखेंगे। एक बेस स्टेशन मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर रहा है, तो ये मल्टीपल एंटीना से कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के द्वारा मल्टीपल यूजर्स या एक ही यूजर के मल्टीपल डेटा स्ट्रीम को आप सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी देखोगे ये मल्टीपल यूजर्स है और बेस स्टेशन है, तो बेसिकली आप बीम फॉर्मिंग भी कर सकते हो और मल्टीपल यूजर्स का सपोर्ट भी कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एंटीनास बढ़ाओगे और नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ेंगे, तो हम उसे मैसिव माइमो सिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं। मैसिव माइमो जनरली इसका कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट जो इतिहास और जो लिटरेचर के हिसाब से ये अगर देखा जाए तो मैसिव माइमो संदर्भ ये, अगर आपके बेस स्टेशन में 64 से अधिक या 32 से, कोई लोग 32 के नाम से भी जानते हैं, अगर 32 से ज्यादा या 64 से ज्यादा एंटीनाज है आपके बेस स्टेशन में, तो आप इसे जनरली मैसिव माइमो सिस्टम के नाम से जानते हो। तो ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। आजकल तो आपको 128 एंटीनाज भी देखने को मिल जाते हैं बेस स्टेशन में, तो सामने जाकर मैंने भी दिखाया है कि ये देखोगे आप मैसिव माइमो में आपको बहुत लार्ज नंबर ऑफ एंटीनाज भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो देखोगे आप, जैसे यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एंटीनाज है और लार्ज नंबर ऑफ एंटीनाज यूजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं मैसिव माइमो के द्वारा। और मैसिव माइमो एक टेक्निक जो है वो आगे जाके इसके पर बहुत काफी शोध भी हुआ है, अनुसंधान हुआ है। मैसिव सेल फ्री मैसिव माइमो अगर एक टेक्निक बताया जहां पर आप हर एक यूजर्स नंबर ऑफ बेस स्टेशन अगर यूजर से ज्यादा है तो आप सेल फ्री मैसिव माइमो के नाम से भी जानते हैं। इसका भी काफी इस पे अनुसंधान और रिसर्च हो रहा है। तो एक सॉर्ट ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। इस पिक्टोरियल द्वारा देखिएगा, जब लार्ज नंबर ऑफ एंटीनास होंगे और लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स होंगे और नंबर ऑफ एंटीनास यूजर से ज्यादा होंगे, तो हम जनरली उसे मैसिव माइमो सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। तो अब समझते हैं पहले डाइवर्सिटी के बेसिस पे, फिर हम स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग में को समझेंगे। तो एक डाइवर्सिटी जो हमने पहले भी पढ़ा है, हम संक्षेप में उसके बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। डाइवर्सिटी के द्वारा किस तरह से आप
एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के परफॉर्मेंस में वृद्धि ला सकते हो। और डाइवर्सिटी में बेसिक एजम्पशन जो मैंने पहले बताया है वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपके जो एंटीनाज है वो म्यूचुअली अनकोरिलेटेड है और बेसिकली आपके जो पाथ से ट्रांसमिट रिसीवर है उसकी वजह से इंडिपेंडेंट है या अनकोरिलेटेड है, इसकी वजह से आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑर्डर या डाइवर्सिटी गेन प्राप्त हो सकता है। तो सिंपल एग्जांपल, मैं ज़्यादा मैथमेटिकल इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कोर्स थोड़ा इंट्रोडक्टरी कोर्स है। मैं मैथमेटिक्स जितना हो सके उतना कम समझाने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए आप एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन या फंडामेंटल टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन को भी आप के कोर्सेज को करके भी आप समझ सकते हो। तो एक टिपिकल बिटर रेट अगर मैं परफॉर्मेंस कर्व देखूं, टिपिकल बिटर रेट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटर रेट और क्यू फंक्शन जो हमने पहले भी पढ़ा है, और एच के जो है वो चैनल गेन्स है, सिग्मा स्क्वायर जैसे कॉन्स्टलेशन साइट पे डिपेंड करेगा, जैसे बीपीएस के है तो उसका कितना एनर्जी पर बिट बाय नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी उस पर डिपेंड करेगा एनर्जी पर बिट पे, और सिग्मा स्क्वायर वो नॉइज वेरिएंस है, एन जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो अगर मैं समझू ये ट्रांसमीटर है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये ट्रांसमीटर है और ये दो रिसीवर है, तो यहाँ अगर दो है, दो इंडिपेंडेंट पाथ्स है तो एन इसमें कैपिटल एन स्मॉल एन की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, ये फर्स्ट पाथ है n1, ये n2। मैं इस तरह से भी इसे डिनोट कर सकता हूँ, या मैं अगर इसमें देखूंगा तो मैं इसे k = 1 और k = 2 के माध्यम से भी मैं इसे डिनोट कर सकता हूं। दो पाथ से n = 2 और दो पाथ्स, और एज्यूम करें जैसे मैंने बताया इंडिपेंडेंट पाथ का जम्पशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है डाइवर्सिटी टेक्निक के मामले में, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि दोनों पाथ्स इंडिपेंडेंट है और इस तरह से मैं इसका प्रयोग करूंगा। और मैं एग्जांपल के संदर्भ में अगर समझाने का प्रयत्न करूं, अगर मैं समझे बीपीएस के मैं लेता हूं बाइनरी फेज शिफ्ट की, जिसके बारे में हम विस्तार में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका तो कॉन्स्टलेशन जो पावर रहेगी वो सिग्मा स्क्वायर 2e रहता है, जो 2 इसमें जो डिस्टेंसेस होती हैं जिसको हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, तो सिग्मा स्क्वायर मैं इसको 2e ले सकता हूँ और नॉइज वेरिएंस जो इसको n0 ले सकता हूँ, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट रहेगी वो अगर आप देखोगे मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू SNR टू द पावर माइनस n, n जो है 1/SNR स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि बेसिकली अगर हमने देखा होगा, अगर आपको ज्ञात होगा तो हमने जब बीपीएसके का प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाला था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बीपीएसके का जो आता था वो 1/SNR होता था फॉर रेलेक फेडिंग। अगर आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/gamma। गामा अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था ये एवरेज एसएनआर है। ठीक है, ये रेलेक फीडिंग चैनल में हमने पढ़ा था, रेलेक फीडिंग चैनल में हमने पढ़ा था 1/SNR, क्योंकि आपका जैसे एसएनआर बढ़ेगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी लीनियरली डिक्रीज होगी। लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम अगर आप देखोगे सिंगल पाथ के लिए, साइसो सिस्टम के लिए है, अगर आपके नंबर ऑफ पाथ्स बढ़ जाते हैं ट्रांसमिटर रिसीवर के बीच में, तो ये अगर आप देखोगे इसको हम प्रूव कर सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। आपका जो एसएनआर डिग्रेडेशन 1/SNR स्क्वायर यानी 1/प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो होगी वो होगी 1/gamma स्क्वायर। अगर दो पाथ्स रहेंगे, अगर 3 पाथ्स रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 3 पाथ्स फॉर n = 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/gamma3। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ बढ़ेगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम होते जा रही है। इसके बारे में हम और आगे जाके सिलेक्शन डाइवर्सिटी या मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग डाइवर्सिटी के संदर्भ में और समझेंगे, पर हाल फिलहाल में आपके जानने के लिए आवश्यक है कि जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट पाथ ट्रांसमिटर रिसीवर में बीच में बढ़ाते रहेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी के एरर कम होती रहेगी, आपके परफॉर्मेंस में और वृद्धि आती रहेगी। अगर सिंगल पाथ रहेगा तो साइसो सिस्टम का जो हमने रेलेक फीडिंग चैनल के बारे में पढ़ा था वो होगा 1/SNR। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ पाथ बढ़ते रहेंगे तो वो जैसे 1/SNR स्क्वायर 1/SNR क्यूब, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स है ट्रांसमिटर और रिसीवर के बीच में। तो एक सिंपल साधारण सा एग्जांपल है जो दिखाता है कि डाइवर्सिटी की वजह से, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स की वजह से कैसे आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के परफॉर्मेंस में वृद्धि आ सकती है। तो इसको हमने सिमुलेट भी किया है फॉर बीपीएस के, फॉर बाइनरी फेज शिफ्ट की। तो जैसे मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर बीपीएस के 1/approximately equal to 1/gamma, 4 इज कांस्टेंट में अगर मान लूं तो 4 1/gamma। जैसे आप इंडिपेंडेंट पाथ्स बढ़ाते जाओगे तो ये आप देखोगे 1/gamma m, m जो है नंबर ऑफ डाइवर्सिटी ब्रांचेस इक्वल टू द डाइवर्सिटी ऑर्डर। तो सिंपल एग्जांपल आपको दर्शाता है कि जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट पाथ बढ़ाते रहोगे ट्रांसमिटर रिसीवर के बीच में
आपकी परफॉर्मेंस में वृद्धि आती रहेगी। तो अगर आप मैं देखूंगा तो ये AWGN कर्व है BPSK का, जो विदाउट एनी फीडिंग एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइस चैनल है। तो मैं अगर ये बताऊं तो अगर आपको याद होगा तो हमने ये एक्सप्रेशन देखा था AX + N। अगर H की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो ये जनरली X + N, यानी ये नॉन फीडिंग केस हो गया, ये AWGN केस हो गया। नॉन फीडिंग में एज्यूम कर रहा हूं कि H की वैल्यू 1 केस, और एटेन्युएशन भी कुछ नहीं है, नॉन फीडिंग केस हो गया। तो ये कर्व जो दिखाता है वो नॉन फीडिंग केस के बारे में बताता है। अगर ये फ्लैट फीडिंग केस है तो आपको ये दो कर्व मिलेंगे। सिमुलेशन थ्योरेटिकल मैंने दोनों प्लॉट किया, आप थ्योरेटिकल भी प्लॉट कर सकते हो, सिमुलेशन भी प्लॉट कर सकते हो ये एक्सप्रेशन के द्वारा। ये एक्सप्रेशन का अगर आप प्रयोग करोगे तो आप सिमुलेशन थ्योरेटिकल दोनों प्लॉट कर सकते हो, मैटलैब या कोई और सॉफ्टवेयर के द्वारा। मैंने मैटलैब में प्लॉट किया, तो आप इसको इससे प्लॉट कर सकते हो। थ्योरेटिकल वैल्यू ये है, ब्लैक वाली है, और सिमुलेशन थोड़ी है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, इसकी वजह से थोड़ा गैप आ रहा है सिमुलेशन और थ्योरेटिकल के बीच में। तो यह देखोगे आप दोनों में परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन काफी ज्यादा है, ये हमने पहले भी देखा है। AWGN थोड़ा वाटरफॉल टाइप का फॉर्म कर्व फॉल करता है, और जो फीडिंग चैनल में आपको एक लीनियर कर्व मिलता है, और ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है AWGN केस में, और इसमें एक लीनियर डिक्रीज है फीडिंग केस में। तो ये साइसो सिस्टम का रिजल्ट है। जब आप एज्यूम कर रहे हैं n की वैल्यू 1 है, या नंबर ऑफ अनकोरिलेटेड ब्रांचेस दोनों के बीच में एक ही है, मतलब एक ट्रांसमीटर पे सिंगल एंटीना है, रिसीवर पे सिंगल एंटीना है। जैसे जैसे मैं मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करते रहूंगा, जैसे जैसे मैं मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करूंगा, तो जैसे जैसे मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग करूंगा तो इसमें आपको एक अनोखी चीज देखने को मिलेगी। ऐसे ऐसे कर्व लेफ्ट साइड तक मूव करता रहेगा। समझिए ये n की वैल्यू 2 है, तो दो पाथ अगर दोनों पाथ अनकोरिलेटेड है, देखोगे ये कर्व राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ सॉरी, शिफ्ट होता रहेगा। ये कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। ये कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट, देखो मैं कुछ और क्लियर से डिनोट करूंगा। ये कर्व जो है लेफ्ट की तरफ मूव करता रहेगा जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे n की वैल्यू, जैसे n की वैल्यू 2 है तो लेफ्ट की तरफ और आ गया। समझिए मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं, समझिए मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तो ये कर्व इधर आ जाएगा। तो ये n के 3 या 4, मतलब डिपेंडिंग अपॉन जिससे जब वैल्यू बढ़ती रहेगी तो ये कर्व लेफ्ट की तरफ मूव करते जैसे। और ये मैक्सिमम गेन आपको मिल सकती है AWGN टाइप की, तो आपको मैक्सिमम जो गेन मिल सकती है वो AWGN की टाइप की मिल सकती है। तो बेसिकली यही मैं यहाँ पर दर्शाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपकी डाइवर्सिटी ब्रांचेस बढ़ती रहेंगी और जैसे जैसे अनकोरिलेटेड पाथ ट्रांसपोर्ट रिसीवर बढ़ते रहेंगी, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें काफी वृद्धि आती रहेगी। तो n=2 के लिए देखा, n=3, फिर n=4 के लिए सिमिलरली हम यहाँ पर हो सकता है n=4 देखेंगे। फिर ऐसे जैसे n की वैल्यू और बढ़ती रहेगी और अनकोरिलेटेड बढ़ता रहेगा, ये AWGN की तरफ मूव होता रहेगा ये कर्व। तो ये एक बेनिफिट है डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी के द्वारा आप जो परफॉर्मेंस है, खासकर बिट रेट परफॉर्मेंस में काफी वृद्धि ला सकते हो। ये ट्रेड ऑफ भी रहता है इसमें, क्योंकि मैंने सिर्फ ये बता दिया, लेकिन आप मल्टीपल एंटीना जब इंस्टॉल करें तो हार्डवेयर कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी, और आप एज्यूम कर रहे हो कि सब पास इंडिपेंडेंट है, जो कभी कभी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सिनारियो में मुमकिन नहीं होता है, कि इंडिपेंडेंट पास ट्रांसपोर्ट रिसीवर में बहुत जगह पर मिलना मुश्किल है। तो आपको जो गेन्स मिलती है वो थोड़ी कम मिलती है एज कंपेयर टू फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर गेन, जो मैंने यहां पर आपको दर्शाया है। ठीक है, तो पहले हम संक्षेप में स्पेशल डाइवर्सिटी स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पहले संक्षेप में हम रिसीवर डाइवर्सिटी स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डिटेल में जाएंगे ट्रांसमीटर डाइवर्सिटी स्कीम के बारे में, क्योंकि मैसिव माइमो जो है जनरली उससे ट्रांसमीटर डाइवर्सिटी स्कीम के संदर्भ में भी जाना जाता है। और रिसीवर डाइवर्सिटी पे काफी शोध और काफी अनुसंधान हो चुका है, काफी डिटेल में रिसीवर कंबाइनिंग टेक्निक्स के बारे में काफी मटेरियल भी अवेलेबल है। और 6G के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो ट्रांसमीटर डाइवर्सिटी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, खासकर मैसिव माइमो सॉर्ट ऑफ सिस्टम या सेल्फ फ्री मैसिव माइमो सिस्टम्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो गोल्स ऑफ अ स्पेशल डाइवर्सिटी स्कीम, तो स्पेशल डाइवर्सिटी स्कीम जैसे मैंने बताया कि स्पेशल डाइवर्सिटी स्कीम से मेरा संदर्भ है, अगर आपके ट्रांसमीटर पे भी मल्टीपल एंटीनाज है, रिसीवर पे भी मल्टीपल एंटीनाज है, आप इन मल्टीपल एंटीनाज का डाइवर्सिटी के माध्यम से इसका उपयोग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके बिट रेट परफॉर्मेंस में वृद्धि आ सकती है। और ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के एंटीनाज के बीच में एंटीनास के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, और मल्टीपल इंडिपेंडेंट पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो डाइवर्सिटी स्कीम के बारे में पहले समझेंगे, फिर हम स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग या बीम फॉर्मिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जनरल गोल्स, लो कॉम्प्लेक्सिटी, तो कि बेनिफिट्स क्या है स्पेशल डाइवर्सिटी के? स्पेशल डाइवर्सिटी जनरल बेनिफिट्स लो कॉम्प्लेक्सिटी,
फॉर बोथ एंड ऑफ कोड डिजाइन, हाई ट्रांसमिशन रेट, आप ट्रांसमिशन रेट, हायर बीईआर परफॉर्मेंस, आप अच्छी तरह बीईआर परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हो डाइवर्सिटी की वजह से, जो हमने पिछले स्लाइड में भी देखा है कि आप जैसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पास ट्रांसपोर्ट रिसीवर को बढ़ाते रहोगे, आपकी परफॉर्मेंस में वृद्धि आती रहेगी। यूजेबल इन बोथ फ्लैट एंड फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग, आप फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग में भी और फ्लैट फीडिंग में भी दोनों केसेस में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्पेशल डाइवर्सिटी स्कीम्स का। रेडिली मॉडिफाइड टू डील विद कलर्ड नॉइज, दिस इज ऑल्सो कलर्ड इंटरफेरेंस और नॉइज, बेसिकली जब आपके इंटरफेरेंस भी रहेगा सिस्टम में, उसमें भी आप इसका जनरली उपयोग कर सकते हैं। आपका एसएनआर में थोड़ी डिग्रेडेशन आती है, बट स्टिल आपको डाइवर्सिटी गेन प्राप्त होता है। इजी टू यूज व्हेन सीएसआई नीडेड टू बी एस्टिमेटेड एट रिसीवर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जब हम आगे जाके पढ़ेंगे रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स और ट्रांसमिट डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स। जैसे मैंने बताया रिसीवर डाइवर्सिटी फॉर द अपलिंक एंड ट्रांसमिटेड डाइवर्सिटी फॉर डाउनलिंक। आजकल तो दोनों जगह इसका उपयोग हो सकता है, रिसीवर बेस स्टेशन पे भी, एक्सेस पॉइंट पे भी, या तो फिर यूजर टर्मिनल पे भी। लेकिन पहले जब प्रपोज किया गया था, इसका मेन बेनिफिट जो होता था वो अपलिंक में होता था, क्योंकि आप बेस स्टेशन में जब हम एज्यूम करते थे नंबर ऑफ एंटीना ज्यादा है एज कम्पेयर टू मोबाइल फोन, इसलिए पहले जब इसको प्रपोज किया गया था रिसीवर डाइवर्सिटी या ट्रांसमिट डाइवर्सिटी के संदर्भ में, तो ये हम एज्यूम करते थे कि मोबाइल टर्मिनल में एक ही एंटीना होगी और बेस स्टेशन में या एक्सेस पॉइंट में लार्ज नंबर ऑफ एंटीनास होंगे। लेकिन आजकल के अगर मोबाइल फोन के संदर्भ में मैं अगर बात करूं, तो आजकल के मोबाइल फोन में भी आप मल्टीपल एंटीनास का प्रयोग होने लग गया है। और 6G में हो सकता है कि आपके जो मोबाइल फोन के अंदर ही 2 से अत्यधिक एंटीना होंगे, 4 एंटीना भी हो सकते हैं, 8 एंटीना भी हो सकते हैं, ताकि आपको और अत्यधिक गेन मिले मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स की वजह से। तो जैसे मैंने बताया रिसीवर डाइवर्सिटी टेक्निक है वो वेल एस्टेब्लिश टेक्निक है, इसके बारे में ऑलरेडी काफी अनुसंधान हो चुका है और इसमें बहुत सारे टेक्निक्स प्रपोज हो चुके हैं रिसीवर कंबाइनिंग टेक्निक्स। जो ट्रांसमिटेड डाइवर्सिटी है वो अभी भी थोड़ा इमर्जिंग है, इमर्जिंग से मेरा संदर्भ, इसमें भी काफी शोध या रिसर्च हो चुका है, लेकिन अभी भी खासकर मैसिव माइमो, सेल्फ फ्री मैसिव माइमो पे काफी शोध अभी भी हाल फिलहाल में हो रहा है। तो जब मैं डाइवर्सिटी की बात कर, खासकर इसके संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो मैं ये एज्यूम करना हूं कि आपका बेस स्टेशन में जो है वो मल्टीपल एंटीनाज है या एक्सेस पॉइंट में मल्टीपल एंटीनाज है, अगर मैं बीटीएस कहूं, या तो एक्सेस पॉइंट, और आपका मोबाइल टर्मिनल में एज्यूम करना हो कि सभी मोबाइल टर्मिनल सिंगल एंटीनाज है। तो अगर ये सेम बेस स्टेशन एक ही मोबाइल टर्मिनल को सर्व कर रहा है, तो जनरली ये अगर यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन जा रही है यूजर इक्विपमेंट से बेस स्टेशन से हम अपलिंक कहेंगे, जैसे मैं पहले ही बताया, और यहाँ से अगर यहाँ इंफॉर्मेशन जा रही है बेस स्टेशन से मोबाइल फोन, तो हम इसे डाउनलिंक कहेंगे। ठीक है, पहले के जब संदर्भ में, जैसे मैंने पहले बताया, पहले के संदर्भ में ये एज्यूम किया जाता था कि बेस स्टेशन में ज्यादा एंटीनास होने के, एक्सेस पॉइंट में ज्यादा एंटीनास होंगी और मोबाइल टर्मिनल में कम होंगे। लेकिन आजकल ये एजम्पशन जितना वैलिड नहीं, आजकल भी आप देखोगे एक्सेस पॉइंट जितनी ज्यादा एंटीना होती है मोबाइल फोन के मुकाबले, लेकिन फिर भी आजकल टेक्निक्स के वजह से मोबाइल फोन में भी 2 एंटीनास का उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए हम और इसके बारे में विस्तार में और जानकारी प्राप्त करते हैं, खासकर रिसीवर डाइवर्सिटी के बारे में। उसके बाद हम ट्रांसमिटर डाइवर्सिटी के संदर्भ में भी और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्पेशल डाइवर्सिटी जैसे मैंने बताया, मेन 2 तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, एक तो ट्रांसमिटर की वजह से, जिसे हम टीएक्स डाइवर्सिटी, ट्रांसमिटर डाइवर्सिटी कहते हैं, और एक होता है रिसीवर में, जब हम रिसीवर डाइवर्सिटी कहते हैं। तो जब हम एज्यूम करते हैं ट्रांसमिटर डाइवर्सिटी रिसीवर डाइवर्सिटी, एक ही फर्क है। मैं रिसीवर डाइवर्सिटी के बारे में बात करता हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं रिसीवर पे मल्टीपल एंटीनास है, मल्टीपल एंटीनास एट RX। और जब मैं ट्रांसमिट डाइवर्सिटी की बात करता हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं मल्टीपल एंटीनास एट TX। तो ये मैं एज्यूम कर रहा हूं मल्टीपल एंटीनास एट RX और मल्टीपल एंटीनास एट TX। ट्रांसमिटर जो मल्टीपल एंटीनास है, हम इसे मल्टीपल एंटीनास ट्रांसमिट डाइवर्सिटी कहते हैं। जो रिसीवर मल्टीपल एंटीनास है, हम इसे रिसीवर डाइवर्सिटी कहते हैं। और जो प्रमुख टेक्निक है, खासकर इंपॉर्टेंट टेक्निक खासकर रिसीवर डाइवर्सिटी प्राप्त करने के लिए, वो 3 है। एक तो सिलेक्शन कंबाइनिंग, एक इक्वल गेन कंबाइनिंग, एक मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग। ये 3 प्रमुख टेक्निक है, रिसीवर कंबाइनिंग टेक्निक है रिसीवर डाइवर्सिटी टेक्निक के संदर्भ में। सिलेक्शन कंबाइनिंग बहुत सिंपल टेक्निक है, वेरी सिंपल टू इंप्लीमेंट। हम ये एज्यूम कर रहे हैं सिंपली इसमें कि आपके रिसीवर पर मल्टीपल एंटीनास है, और जो एंटीनास में आपको सबसे ज्यादा SINR या SNR प्राप्त होता है, आप उसी एंटीना को सिलेक्ट करेंगे। इसलिए इसका नाम सिलेक्शन कंबाइनिंग या सिलेक्शन डाइवर्सिटी
कहा जाता है, क्योंकि आप एक सिलेक्ट कर रहे हो एक एंटीना को जिसमें आपको मैक्सिमम गेन मिल रही है। तो इससे मेरा तात्पर्य यह है कि समझिए आपके रिसीवर में 3 एंटीनाज है या 4 एंटीनाज है, 4 या 3 में से आप एक ही एंटीना सिलेक्ट करोगे जिसमें आपको मैक्सिमम गेन मिलेगा। इसे हम सिलेक्शन डाइवर्सिटी कहते हैं, सिलेक्शन कंबाइनिंग कहते हैं। अगर मैं इक्वल गेन कंबाइनिंग की बात करूं, इक्वल गेन कंबाइनिंग से मेरा संदर्भ यह है कि आप सब एंटीनास को सिलेक्ट करते हो, सब एंटीनास का उपयोग करते हो, लेकिन उनमें उनको कोफेज भी करते हो ताकि आपकी जो डिस्ट्रक्टिव या जो पाथ्स है वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो सके। लेकिन उसमें जो गेन आप दोगे सबको इक्वल गेन, उसमें गेन वेटेड गेन का उपयोग नहीं होता है, इसमें सबको आप इक्वली कंबाइन करोगे, सब पार्ट्स को आप इक्वली कंबाइन करोगे, कोफेज करोगे लेकिन इक्वली कंबाइन करोगे। ये सिंपल टेक्निक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सिलेक्शन डाइवर्सिटी से, लेकिन ये भी एक थोड़ी सिंपल टेक्निक है। उसके बाद आता है एमआरसी, जो काफी इंपॉर्टेंट, काफी उपयोग किया जाता है एमआरसी का, और काफी वेल नोन टेक्निक है जिसे हम मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग कहते हैं। इसमें बेसिकली ये ऑप्टिमल टेक्निक है, ये हाईली कॉम्प्लेक्स भी है। इसमें आप क्या करते हो, कोफेज भी करते हो, हर एक पार्ट्स को कोफेज कर ताकि वो कोहेरेंटली कंबाइन कर सके। जो मल्टीपल एंटीना से आपको जो इन्फॉर्मेशन आ रही है सबको आप कोफेज करके कंबाइन करते हो, और इसमें वेटेड गेन करते हो, जिस पार्ट में ज्यादा एसएनआर है उससे ज्यादा पावर दिया जाता है, उसके ज्यादा, उसके कंट्रीब्यूशन को ज्यादा लिया जाता है। इसमें कोफेज और एम्पलीट्यूड ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, इसलिए इसे मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इसका उपयोग भी बहुत होता है, ये आपको ऑप्टिमल रिजल्ट देता है, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स टेक्निक है इंप्लीमेंट करने के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या आवश्यकता है, अगर आपको बहुत सिंपल टेक्निक चाहिए, रिसीवर में थोड़ी परफॉर्मेंस गेन इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप सिलेक्शन डाइवर्सिटी का प्रयोग करोगे। लेकिन आपको बहुत ऑप्टिमल परफॉर्मेंस चाहिए विद हाईली कॉम्प्लेक्स रिसीवर तो आप एमआरसी का प्रयोग करोगे। अगर आपको ट्रेड ऑफ चाहिए कि आपको ज्यादा अच्छी गेन भी नहीं चाहिए और लेस कॉम्प्लेक्सिटी भी चाहिए तो आप इक्वल गेन कंबाइनिंग यानी ईजीसी का प्रयोग करोगे। और ये रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइनिंग काफी फेमस है, तीनों का काफी उपयोग किया जाता है रिसीवर में, और इसकी वजह से आपको रिसीवर में गेन्स भी काफी प्राप्त होते हैं। और इसमें बहुत सिंपली आपको बस रिसीवर सीएसआई की आवश्यकता पड़ती है, वो आपको आराम से पायलट सिंबल द्वारा या प्रियम्बल सिंबल द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है टेक्निक इंप्लीमेंट करने के लिए, इसलिए रिसीवर डाइवर्सिटी काफी वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, इस पर काफी रिसर्च या अनुसंधान ऑलरेडी हो चुका है, और इस पर काफी फॉर्मुलेशंस और काफी थ्योरीज भी मिल जाएंगी आपको। तो जैसे मैंने, ये है सिंपलेस्ट, जो सिलेक्शन कंबाइनिंग है वो सिंपलेस्ट है। और अगर मैं इसकी बात करूँ इक्वल गेन कंबाइनिंग तो कोफेजिंग है, और ऑप्टिमल जैसे मैंने बताया इसमें से सबसे सिंपल है, ये कोफेज करते हो, इसमें नो एम्पलीट्यूड स्केलिंग, और ऑप्टिमल जो है ये ऑप्टिमल है जिसमें आपको बेस्ट गेस परफॉर्मेंस मिलता है। अगर मैं ट्रांसमीटर की बात करूं तो ट्रांसमीटर में भी 3 प्रमुख टेक्निक है। पहला है मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन, जिसे हम बीन फॉर्मिंग के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम आगे जाके ही पढ़ेंगे। इसे ट्रांसमीटर शेपिंग भी कहा जाता है, जहां पर हम बेसिकली एमआरटी यानी हम अगर आप ट्रांसमीटर के पास सीएसआई है तो उसका उपयोग करके बेसिकली बीन फॉर्म करने का उपयोग प्रयत्न करता है, इसके आपको रिसीवर में अच्छी परफॉर्मेंस प्राप्त हो सके। और इसमें हम जो एज्यूम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया ट्रांसमीटर डाइवर्सिटी में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ट्रांसमीटर में एक से अत्यधिक एंटीना है, मल्टीपल एंटीनाज है, इसका उपयोग करके आप बीन फॉर्म कर सकते हो। इसे मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन भी कहा जाता है, इसमें भी आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिल जाती है। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट कैच है वो ये है कि आपको इसमें ट्रांसमिट सीएसआई का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें आपको ट्रांसमिट सीएसआई चाहिए, जो कभी कभी मुश्किल होता है मिलना, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स टेक्निक है मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन। उसके बाद आता है आलमूटी टेक्निक, जिसे बहुत लोग एसटीबीसी के नाम से भी जानते हैं, स्पेस टाइम ब्लॉक कोड, जो काफी फेमस टेक्निक है। इसमें आपको ट्रांसमिट सीएसआई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें आप बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है उसे स्पेस और टाइम के द्वारा भेजते हो, जिसमें आपको डाइवर्सिटी की गेन मिल जाती है। इसमें आपको डाइवर्सिटी गेन मिल जाएगा, इसमें भी आपको डाइवर्सिटी गेन मिलेगा, लेकिन इसमें आपको सीएसआई की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आपको बिना सीएसआई के भी डाइवर्सिटी गेन मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको बीन फॉर्मिंग गेन या एरे गेन प्राप्त नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच है। इसे मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन में आपको डाइवर्सिटी भी मिलेगी और एरे गेन भी मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ डाइवर्सिटी गेन मिलेगा, लेकिन इसमें आपको टीएक्स ट्रांसमीटर में चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी, नो टीएक्स
CSI इज रिक्वायर्ड। इसमें आपको ट्रांसमीटर में CSI की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है रिपीटेशन कोडिंग। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसमें बेसिकली आप इंफॉर्मेशन को रिपीट करते रहते हो और आप एज्यूम करो जो रिपीटेशन है कोड की वजह से आपकी लेकिन ये बहुत ही रेट लॉस सॉर्ट ऑफ कोड है। इसमें आपका रेट में लॉस होगा। इसमें आपको डाइवर्सिटी ऑर्डर मिल जाएगा, विल गेट डाइवर्सिटी, बट इसमें रेट लॉस काफी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। अगर इसमें ऐड करो तो ये फुल रेट कोड है, खासकर 2x2 सिस्टम के लिए आपको फुल रेट मिलेगा। ये भी सॉर्ट ऑफ फुल रेट है, मतलब आपको फुल रेट इसमें मिल सकता है, लेकिन ये इसमें आपको रेट लॉस होगा रिपीटेशन कोडिंग। सब ऑप्टिमल जैसे मेरे पास रेट लॉस मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, सब ऑप्टिमल और रेट लॉस है। ये आपको STBC डाइवर्सिटी गेन एंड नो एरे गेन जो मैंने यहां पर भी मेंशन किया है, और रिक्वायर CSIT जैसे आपको ट्रांसमीटर में सारे इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें एरे और डाइवर्सिटी गेन आपको दोनों प्राप्त होंगे। तो ये ट्रेड ऑफ है ट्रांसमीटर डाइवर्सिटी स्कीम्स में और रिसीवर डाइवर्सिटी स्कीम्स में। तो चलिए आगे जाके संक्षेप में, क्योंकि ये कोर्स का जैसे मैंने पहले बताया, ये कोर्स का मेन मोटिवेशन 6G एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करना है। तो मैं रिसीवर कमांड टेक्निक्स के बारे में ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, या पहले अगर आपको चाहिए तो आप जैसे एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन में काफ़ी विस्तार में मैंने इसे कवर किया है, तो उसमें आप इसमें आप उस कोर्स को पढ़ के आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम सिंपल स्पेशल एंटीना कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझेंगे। तो साइमो, अगर बहुत लोग इसे सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट कहते हैं, सिंगल आउटपुट इनपुट मल्टीपल आउटपुट से मेरा संदर्भ ये है कि आपको जब ट्रांसमीटर में सिंगल एंटीना है, ये TX में एक एंटीना है और RX दो एंटीना है, तो इसे हम साइमो सिस्टम कहते हैं, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। फिर हम कहते हैं माइसो सिस्टम, मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। तो आपके ट्रांसमीटर में मल्टीपल एंटीनाज है, रिसीवर में सिंगल एंटीना है, तो इसे हम माइसो सिस्टम कहते हैं, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। फिर आता है माइमो सिस्टम, जहां ट्रांसमीटर में भी मल्टीपल एंटीनाज है, ट्रांसमीटर में भी मल्टीपल एंटीनाज है और रिसीवर में भी मल्टीपल एंटीनाज है, जिसे हम माइमो सिस्टम कहते हैं, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो इसका जो चैनल नोटिफिकेशन है बहुत सिंपल है, जो आपका जो सबस्क्रिप्ट है उसके बेसिस पे हमने चैनल नोटेशन किया है। तो ये सेकंड जो पहला सबस्क्रिप्ट है वो डिनोट करता है RX का वैल्यू, जैसे यहाँ RX2 है, तो ये जो चैनल है वो TX1 से RX2 की तरफ जा रहा है। जैसे मैं बताऊंगा, ये समझिए H21, तो इसका मेरा संदर्भ है RX2 एंड TX1। तो इससे मेरा जो 2 है वो RX2 को डिनोट करता है, जो 1 है ये TX1 को डिनोट करता है, यानी चैनल बिटवीन फर्स्ट ट्रांसमीटर एंड द सेकेंड रिसीवर। तो पहला सबस्क्रिप्ट है वो रिसीवर के इंडेक्स को डिनोट करता है और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो ट्रांसमीटर इंडेक्स को डिनोट करता है। सिमिलरली अगर मैं देखूं H12 से मेरा संदर्भ ये है फर्स्ट रिसीवर सेकंड ट्रांसमीटर। तो सेकंड ट्रांसमीटर से फर्स्ट रिसीवर जो चैनल है उसे हमने H12 के नाम से डिनोट किया, यानी जो 1 जो डिनोट कर रहा है फर्स्ट रिसीवर को डिनोट कर रहा है, 2 जो डिनोट कर रहा है वो सेकंड ट्रांसमीटर को डिनोट कर रहा है, सेकंड एंटीना को डिनोट कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे माइमो कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर आप मल्टीपल एंटीनास ट्रांसमीटर में भी है और मल्टीपल एंटीनास रिसीवर में भी है, जिसे हम माइमो सिस्टम के संदर्भ में जानते हैं। तो अब एनालाइज करते हैं एक माइमो सिस्टम को। तो 1 ट्रांसमिट 2 रिसीव एंड 2 ट्रांसमिट एंड 1 रिसीव। जैसे मैंने पहले बताया ये 2 ट्रांसमीटर एक रिसीव है और एक ट्रांसमीटर। पहले हम साइमो सिस्टम के बारे में समझेंगे या माइसो सिस्टम के बारे में समझेंगे। और साइमो सिस्टम अगर आप देखोगे ये आपको बताएगा रिसीवर डाइवर्सिटी के बारे में, और माइसो सिस्टम जो है वो आपको बताएगा ट्रांसमीटर डाइवर्सिटी के बारे में। उसके ये समझने के बाद, साइमो और माइसो सिस्टम समझने के बाद, हम माइमो सिस्टम के संदर्भ में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले समझते हैं साइमो सिस्टम्स के संदर्भ में। तो जैसे मैं ट्रांसमीटर डाइवर्सिटी जो है काफी जो ये खासकर साइमो सिस्टम जो मैंने बताया वो काफी मैच्योर टेक्निक है, और बेस स्टेशन टिपिकली हैव 2x RS एंटीना, इट प्रोवाइड्स बेटर लिंक बजट, टॉलरेंस टू को-चैनल इंटरफेरेंस। इसकी वजह से आप बहुत कुछ बेनिफिट्स प्रदान कर सकते हैं रिसीवर डाइवर्सिटी की वजह से, जहां पर साइमो सिस्टम यानी रिसीवर पे मल्टीपल एंटीनाज है।
तो रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइंड टेक्निक साइमो, जैसे मैंने बताया, ये 3 प्रमुख टेक्निक है: सिलेक्शन, इक्वल गेन कंबाइनिंग एंड मैक्सिमल रेशियो ट्रांसमिशन। तो रिसीव सिग्नल विद हाईएस्ट एसएनआर इज सिलेक्टेड, जैसे मैंने पहले भी बताया है। इक्वल गेन सिग्नल कॉपीज आर कंबाइंड विद इक्वल गेन। आपके अगर मल्टीपल एंटीनाज है रिसीवर पे, या तो आप सिलेक्शन डाइवर्सिटी का प्रयोग कर सकते हो, जो एंटीना है जो आपको मैक्सिमम, या जो रिसीवर आपको मैक्सिमम गेन प्रदान कर रहा है आप उसे सिलेक्ट करोगे। इक्वल गेन से मेरा संदर्भ है कि आप सब एंटीनास में को फेसिंग करोगे और उसके बाद उसे कंबाइन करोगे इक्वली। और मैक्सिमल रेशियो में सिग्नल कॉपीज आर वेटेड, आप उसके वे करोगे डिपेंडिंग अपॉन क्या गेन है एंटीना पे, उसके बाद उसे कोहेरेंटली कंबाइन करोगे। तो मैक्सिमम रेशियो गेन, मैक्सिमल रेशियो जो ऑप्टिमल स्कीम है और लेकिन हाईली कॉम्प्लेक्स है, और सिलेक्शन कंबाइनिंग जो सबसे सिंपल स्कीम है लेकिन सब ऑप्टिमल है वो। तो जैसे मेरा रिसीवर डाइवर्सिटी की इलस्ट्रेशन, तो जैसे आपके 3 एंटीना से 3 रिसीवर्स है, एम एज्यूम कर रहा हूँ, सब में G1 G2 GM वेरिएबल गेन आप प्रदान कर रहे हो। अगर इक्वल गेन होगा तो G1 G2 GM सेम होगा। सिलेक्शन डाइवर्सिटी में आप तीनों में से या एम में से एक एंटीना सिलेक्ट करोगे, और मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग में आप तीनों एंटीना के जो गेन से उनके कोफेस करोगे, फिर कोहेरेंटली कंबाइन करोगे। तो ये रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक, ये सिंपल पिक्टोरियल द्वारा भी समझाने का प्रयत्न किया है मैंने। जैसे यहाँ पर आपको आप 3 मल्टीपल एंटीनाज है, हर एक एंटीनाज पे आपको डिफरेंट गेन प्रदान हो रहा है, फिर आप उस पर एक वेइंग फैक्टर का उपयोग कर रहे हो, α1 α2 अल्फा है। फिर एवरेज एसएनआर हर एक ब्रांच का, इसको बहुत सिंपली हम निकाल सकते हैं, गामा इज इक्वल टू TS B² बाय गामा, जो ये जो बीटा स्क्वायर ये है, ये एवरेज चैनल गेन है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ये एवरेज चैनल गेन है, और ये हर एक ब्रांच का एसएनआर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम एज्यूम करें कि सब ब्रांच का एवरेज एसएनआर है वो सेम है, और जो आउटपुट है कंबाइनर आउटपुट वो ये होगा। ये डिपेंडिंग करेगा आप या सिलेक्शन कर रहे हो या फिर EGC कर रहे हो, इक्वल गेन कंबाइनिंग कर रहे हो, या तो फिर MRC कर रहे हो। डिपेंडिंग अपॉन विच टेक्निक यू यूज, आप एक सिलेक्शन कंबाइनर लगाओगे। सिलेक्शन कर रहे हो तो बेस्ट एसएनआर सिलेक्ट करोगे, EGC करोगे तो सब में इक्वल गेन दोगे और कोफेसिंग करोगे, और MRC करोगे तो सबको सिंपली वे करोगे उसके करस्पॉन्डिंगली चैनल गेन से, उसके बाद उसे कोहेरेंटली कंबाइन करोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा हर एक डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स के संदर्भ में, मैं आपको बस परफॉर्मेंस दिखाता हूं तीनों के। तो अगर मैं ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया, सिलेक्शन डाइवर्सिटी सबसे सिंपल टेक्निक है और सब ऑप्टिमल है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस तीनों में सबसे खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है। बट अगर आप देखो, अगर मैं इक्वल गेन कंबाइनिंग और MRC से कंपेयर करूंगा, तो ये सिलेक्शन डाइवर्सिटी कंबाइनिंग के जो परफॉर्मेंस है वो वर्स्ट है तीनों के मुकाबले। उसके बाद आता है इक्वल गेन कंबाइनिंग, क्योंकि यहाँ पर आप कोफेसिंग तो कर रहे हो लेकिन प्रोपोर्शनल वेट असाइन नहीं कर रहे हो, आप सबको इक्वल वेट असाइन कर रहे हो, इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस मिडिल में आती है एज कंपेयर टू सिलेक्शन डाइवर्सिटी और मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग। और जो ऑरेंज कर्व है, जो MRC है, वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। सिलेक्शन कंबाइनिंग, इक्वल गेन कंबाइनिंग एंड मैक्सिमल रेशियो कंबाइन। तो ये डिपेंडिंग अपॉन किस टेक्निक का प्रयोग कर रहे हो, वो आपको उस तरह से आपको परफॉर्मेंस गेन देती है। तो MRC इज द बेस्ट डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक, जो हमने पहले भी देखा है। गेन कंबाइनिंग रिक्वायर्स एक को-फेजिंग व्यू फॉर समिंग द इंडिविजुअल ब्रांच आउटपुट। इसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस जो मिलती है सिलेक्शन डाइवर्सिटी बेटर मिलती है, क्योंकि आप हर एक ब्रांच का उपयोग कर रहे हो, लेकिन सिंस आप सबको इक्वल वे कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस MRC से थोड़ी खराब होती है। कोरिलेटेड ब्रांचेस विल गिव परफॉर्मेंस समवेयर बिटवीन द इंडिपेंडेंट ब्रांचेस एंड फुल्ली कोरिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे मैंने पहले भी बताया, डाइवर्सिटी, अगर आपको फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर चाहिए, मैक्सिमम गेन अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है डाइवर्सिटी से, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि सब पाथ्स इंडिपेंडेंट है। अगर आपके पाथ्स में कोरिलेशन होगा, अगर कोई भी पाथ कोरिलेटेड होगा, तो आपको जो गेन मिलेगा वो कम मिलेगा एज कंपेयर टू फुल डाइवर्सिटी गेन या फुल डाइवर्सिटी ऑर्डर। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। अगर आपके ब्रांचेस में कोरिलेशन होगा, म्यूचुअल कोरिलेशन होगा, तो आपके गेन्स में कमी आ जाएगी, आपको जो गेन्स मिल रही है उसमें कमी आ जाएगी, इसकी वजह से परफॉर्मेंस में इतनी वृद्धि नहीं होगी। तो अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं, तो सिलेक्शन डाइवर्सिटी का जो एवरेज एसएनआर आउटपुट आफ्टर कंबाइनिंग होगा वो इस फॉर्म में रहता है, गामा इज एवरेज एसएनआर, और जैसे नंबर ऑफ डाइवर्सिटी ब्रांचेस मिलेंगे तो आपकी गेन में इंप्रूवमेंट आएगा, बट इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जैसे सबके जो आपको गेन पहले पाथ सिंगल साइसो सिस्टम से 2 पाथ सिस्टम में जाओगे तो आपको गेन अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन 2 से अगर 3 पाथ में जाओगे, 3 से अगर 4, तो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आपके गेन में कमी आती रहेगी। तो ये आपको इसमें भी दिख रहा है, जैसे आपके अगर 2 पाथ रहेंगे तो आपको जो गेन मिलेगी वो 1 + 1/2 होगा। अगर 3 पाथ होंगे तो गामा इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/2
3। तो आपके गेन में कमी आती जाएगी जैसे जैसे आपके इंडिपेंडेंट पाथ्स बढ़ते रहेंगे। जितनी गेन आपको फर्स्ट से सेकंड पाथ में जितनी मिल रही है उतनी आपको सेकंड से थर्ड पाथ में जाओगे उतनी नहीं मिलेगी। सिमिलरली थर्ड से फोर्थ पाथ में गेन में और कमी आ जाएगी। मैक्सिमम रेशियो कंबाइनिंग इज द बेस्ट ऑप्टिमल टेक्निक। ये सम ऑफ ऑल द एसएनआर है, सम ऑफ ऑल द एवरेज एसएनआर। तो आपको मैक्सिमम गेन प्रदान करता है मैक्सिमम रेशियो कंबाइनिंग, क्योंकि आप वे करके इक्वली वे करके ऐड कर रहे हो तो आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एमआरसी में मिलती है। और इक्वल गेन कंबाइनिंग में आपको ये मिलेगा, इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। ये आपको जो गेन है उसमें कॉम्प्रोमाइज है, आपको इक्वल गेन सिलेक्शन कंबाइनिंग से ज्यादा गेन मिलेगी लेकिन मैक्सिमम रेशियो कंबाइनिंग से कम गेन मिलेगी इस केस में। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली डिफरेंट डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि माइमो सिस्टम किस तरह से बेनिफिट्स क्या मल्टीपल एंटीना मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स के, और संक्षेप में हमने बेसिक रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। और हमने ये भी देखा कि आप किस तरह से बेसिकली रिसीवर में जो इन्फॉर्मेशन आती है खासकर साइमो सिस्टम में जब आपके रिसीवर पे मल्टीपल एंटीनाज है, किस तरह आप डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स का उपयोग करके परफॉर्मेंस में और वृद्धि ला सकते हो। तो आगे के लेक्चर में पहले हम एमआरसी के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है एमआरसी जो डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक है। उसके बाद हम ट्रांसमिट डाइवर्सिटी पे फोकस करेंगे। हम देखेंगे ट्रांसमिट डाइवर्सिटी का उपयोग करके आप किस तरह से परफॉर्मेंस में और वृद्धि ला सकते हो खासकर माइमो सिस्टम के संदर्भ में, और उसके बाद हम मैसिव माइमो के संदर्भ में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे।